हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि CBSE 2024-25 में पूछा गया है फाइनल पेपर में। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सम स्टूडेंट्स आर हैविंग अ मिसकंसेप्शन व्हाइल कंपेयरिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, a student may mention that 78.56 is greater than 78.9 as 7856 is greater than 789. In order to assess the concept, a decimal comparison test was administered to the students of class 6 through the following questions. In the recently held sports day in the school, 5 students participated in a javelin throw competition. The distances to which they have thrown the javelin are shown below in the table. अजय ने कितनी दूर फेंका है जेवलिन जो है ये इसी तरह से 5 बच्चों का दिया गया है डाटा हमें। आगे The students were asked to identify who has thrown the javelin the farthest. सबसे दूर किसने javelin फेंका है। Based on the test attempted by the students, the teacher concludes that 40% of the students have the misconception in the concept of decimal comparison and the rest do not have the मिसकॉन्सेप्शन। 40% जो है उनको मिसकॉन्सेप्शन है और बाकी जो है बाकी कितने 60% उनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है डेसिमल में। आगे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मिसकॉन्सेप्शन आंसर्ड विजय एज द करेक्ट आंसर इन द पेपर। ठीक है, जिनको क्या है मिसकॉन्सेप्शन है उन्होंने 80% उनमें से 80% जो है उन्होंने विजय को करेक्ट आंसर बताया अपना। आगे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर आइडेंटिफाई विद नॉट हैविंग मिसकॉन्सेप्शन, जिनको 90% जिनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, डिड नॉट आंसर विजय एज देयर आंसर। ठीक है, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है, क्योंकि इतना बड़ा जब हम पैरा पढ़ते हैं ना पैराग्राफ, तो थोड़ी सी एक बार लिटिल बिट स्टूडेंट्स को क्या है कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सेगमेंट्स में पढ़ेंगे और चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे। दैट इज़ द वे टू अटेम्प्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इन द एग्जाम। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए पहले इसमें से मैं थोड़ा सा इसको लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात जो हमारे पास सामने आई है वो ये थी कि भाई कुछ बच्चे हैं जिनको मिसकॉन्सेप्शन है, कईयों को मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। तो मैं E1 इवेंट ये लेके चलूँगा, स्टूडेंट्स हैविंग मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है, तो भाई अगर E1 ये है तो E2 हमारा क्या हो गया, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, अब उसके बाद ज़्यादा बात क्या आई है कि विजय जो है स्टूडेंट, इसकी बात मैं करूँ, विजय जो है कईयों ने आंसर दिया है विजय के जीतने के लिए, तो मैं ये लिखूँगा इवेंट, क्योंकि विजय की बात बार बार हो रही है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये कौन सा इवेंट है, आंसर्ड विजय जो कैंडिडेट है जिसने जेवलिन थ्रो किया इन द टेस्ट। मतलब ए इवेंट क्या माना है मैंने, जिन्होंने विजय को टिक किया कि विजय ने जेवलिन सबसे दूर फेंका, आंसर्ड विजय इन द टेस्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट लाइन में फिर से पढ़ूंगा। बेस्ड ऑन द टेस्ट द टीचर concludes that 40% of the students have the misconception। तो हमने क्या माना था, E1 माना था स्टूडेंट जिनको मिसकॉन्सेप्शन है, और ये कितना दिया हुआ है 40%, तो ये ठीक हो गया। अब ये भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, देखो साफ साफ कि
रेस्ट डू नॉट हैव द मिसकॉन्सेप्शन। इसका मतलब 40% को अगर मिसकॉन्सेप्शन है तो बाकी क्या बचे हैं, 1 में से अगर मैं 40% को उड़ा दूं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 60%, या आप ऐसे बोल सकते हो 100 में से 40% को उड़ा दो, क्या आ जाएगा 60%, वो एक ही बात, ठीक है। तो ये हमारा E2 इवेंट तैयार हो गया। अब आगे एक और बात जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मिसकॉन्सेप्शन आंसर्ड बीजे एज द करेक्ट आंसर्स इन द पेपर। अब क्या है, इसको थोड़ा आपने अच्छी तरह से देखना कि 80% क्या दिया गया है। 80% जो है वो हमें दिया गया है E1। E1 का मतलब क्या है, जिसको मिसकॉन्सेप्शन है और उनका बीजे को आंसर में देना, ठीक है। फिर सुनिए, E1 क्या है, जिन बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन है और उन्होंने बीजे को अपने आंसर में दिया है, तो वो हमारे पास क्या है, डेटा बता रहा है, वो है 80%। यही लाइन अभी मैंने पढ़ी थी, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग मिसकॉन्सेप्शन, देखिए E1 की बात हो रही है ना, आंसर्ड बीजे एज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये A/E1 है, मतलब मिसकॉन्सेप्शन है और उन्होंने बीजे को अपना आंसर दिया, ठीक है। अब A/E2 की बात करें, वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, सुनिए। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाई विद नॉट हैविंग मिसकॉन्सेप्शन। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिख दिया E2 क्यों लिखा नीचे, क्योंकि इनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। E2 हमने माना था ना भाई, इनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर आइडेंटिफाइंग विद नॉट हैविंग मिसकॉन्सेप्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, डिड नॉट आंसर विजय एज द आंसर, कि उन्होंने विजय को आंसर में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप डालोगे A बार। अगर तो लिखा होता कि जिनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है उन्होंने विजय को अपने आंसर में लिखा है, तो मैं इसको लेता PA/E2। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जिनको मिसकॉन्सेप्शन नहीं है उन्होंने, या देखिए, डिड नॉट आंसर विजय एज देयर आंसर, उन्होंने विजय को अपना आंसर नहीं दिया है। तो इसका मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा A बार। तो ये है बच्चों 90%, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से एक वैल्यू बनाऊँगा। देखिए, एक मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला है जो कि हम अक्सर कॉम्प्लीमेंट में लगाते होते हैं। इनका सम क्या होता है, 1। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को PA/E2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ये आ गया मेरा 1 माइनस 90%, जिसको मैं बोलूँगा 10%। तो अब मैं टिक लगाता हूँ जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं। देखिए ध्यान से, एक तो PE1 है, PE2 है, PA/E1 है, और एक हमने लास्ट में बनाया है PA/E2। ये मैंने रेडिटिक में आपको क्लियर करवा दी कि ये वाली चीज़ें हमने बनाई हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट not having misconception but still answer विजय in the test। मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, इसका मतलब E2 की बात है, मगर उन्होंने फिर भी विजय को अपना आंसर में लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, ये बट जो है ये स्ट्रॉन्गली क्या कह रहा है, एंड के बारे में बोल रहा है। तो ये कह रहा है साफ साफ कि मिसकॉन्सेप्शन नहीं है। ये देखो E2, बट मतलब एंड, उसने क्या लगाया है, विजय को अपना आंसर। तो ये पूछा है उसने फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मेरे पास डाटा जो है, जो मैंने रेड मार्क किया था, उसको मैं यूज़ करूँगा। बट पहले मैं यहाँ पे लगाऊँगा क्या, मैं लगाऊँगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारी ऐसे ही चलती है, PE2 इंटू PA/E2। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ रखूँगा, ठीक है। PE2 की वैल्यू मेरे पास ऊपर है 60%, PA/E2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 10/100। तो अब मैं इसको चलो काटता हूँ और ये बन गया 0.06। चलिए, यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। अब सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं अच्छी तरह से। What is the probability that a randomly selected student answers Vijay as the answer in the test?
अब देखिए बायस थ्योरम में थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछता है वो, मगर जो टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अक्सर हम देखते हैं सीबीएसई के पेपर्स में, वो डायरेक्ट रूट बना के देता है। जैसे अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि भी विजय को अपना आंसर में लिखना, उस तक हमें पहुँचना है। तो मेरा जो टास्क है वो है पीए निकालना, ठीक है, क्योंकि ए क्या था, विजय को अपने आंसर में लिखना। तो अब इस पे मैं कैसे पहुँचूँगा, इस पे मैं हेल्प लूँगा टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी की। कि टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी क्या है, एक स्टेटमेंट मिल जाता है हमें टास्क तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो रूट क्या रहेगा, देखिए P(E1) PA/E1 P(E2) PA/E2। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। P(E1) जो था वो था 40%, PA/E1 था हमारा 80%, E2 जो था 60%, A/E2 था 10%। तो अब मैं यहाँ पे 10,000 को रख लूँगा एलसीएम, ठीक है। ये आ जाएगा 3200, यहाँ पे आ जाएगा 600, 3800। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 38%, ठीक है। ये मेरा सेकेंड पार्ट डन हो चुका है। अब थर्ड का मैं ए पढ़ूँगा। What is the probability that a student who answered as busy is having misconception? देखिए ये है फील बायस थ्योरम का। क्या बोला, देखो स्टूडेंट वो मिला है जिसने विजय को आंसर लिखा है, नहीं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हु आंसर्ड अ विजय इज हैविंग मिसकॉन्सेप्शन। हाँ सही है कि विजय को आंसर में लिखा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको मिसकॉन्सेप्शन है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसको ही बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब उल्टी प्रोबेबिलिटी। तो बायस इसमें पूरे कंप्लीट वे में इसमें बायस की झलक है भाई। क्या पूछा है, देखिए उसने क्या है, विजय को आंसर लिखा है तो मैं ए नीचे लगाऊंगा जो चीज़ हो चुकी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिसकॉन्सेप्शन है, देखिए हैविंग मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। तो वही ऊपर तो क्या आएगा, E1 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का, नहीं बायस थ्योरम का, सॉरी टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी नहीं, हाँ नीचे लगेगी टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बेस में क्या होता है, बायस के नीचे टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ फिल करने वाला हूँ। 40/100 और A/E1 क्या था हमारा 80/100। ऊपर भी हमने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, आप एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी वहाँ से देख के भी लिख सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बार आ जाती हैं। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ PA। चलिए ये कैंसिल कर दिया मैंने, मेरे पास क्या बचा है, अच्छा यहाँ पे ये भी था, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 3200/3800, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा ओवरलैपिंग सी थी। तो भाई ये बन गया 16/19 आफ्टर कैंसिलेशन 16/19। तो ये मेरा हो गया थर्ड का ए पार्ट। अब थर्ड का बी रीड करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हु आंसर्ड एज विजय, देखिए फिर आ गया कि विजय को आंसर किया है, इज अमंग स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव द मिसकॉन्सेप्शन, कि आंसर विजय को किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि भी मिसकॉन्सेप्शन है। ये भी देखिए फिर वही क्या है, बायस थ्योरम का ही फ्लेवर है इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बी, ये था मेरा थर्ड का ए पार्ट। अब क्या है, विजय को आंसर किया तो मैं लिखूँगा नीचे ए, मगर मिसकॉन्सेप्शन जो है वो नहीं है, हाँ डू नॉट हैव द मिसकॉन्सेप्शन। तो अभी ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं बायस थ्योरम का लगाऊंगा फॉर्मूला PE2 PA/E2 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इनकी वैल्यू रखें। E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 60%, 10%, यहाँ पे हम देख लेते हैं सही है, हाँ ठीक है। A/E2 क्या है 10%, ओके फाइन। तो ये है 30
800 बाई 10,000। अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट पेन से काटता हूँ, चलो थोड़ा, ये है, ये गया, क्या आया भाई, 600 बाई 3800, ठीक है। तो ये कैंसिल वेंसिल करके ये आ गया 3/19। तो भाई यहीं पे हमारा जो केस स्टडी है ये ख़त्म होता है, ठीक है। नई केस स्टडी में मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट है, इसमें हम कवर कर रहे हैं सारे बोर्ड्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। CBSE पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के भी मैं करूँगा, क्वेश्चन बैंक भी करूँगा यहाँ पे, और हम लोग इसमें CBSE के जो सैम्पल पेपर हैं उसके भी केस स्टडीज़ करेंगे यहाँ पे इसी प्लेलिस्ट में, केस स्टडी का खजाना वाले में। और एक दूसरी प्लेलिस्ट जो है जिसमें आप चैप्टर वाइज अगर केस स्टडीज़ करना चाहते हो, फ्रेश और न्यू करना चाहते हो, तो उसका मैं यहाँ पे लिंक भी छोड़ूंगा ऊपर, और प्लेलिस्ट भी यहाँ पे छोड़ूंगा एट द एंड स्क्रीन। तो वहाँ से आप कर सकते हो अगर आप वहाँ कुछ नए केस स्टडीज़ ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। इसमें मेरी पोस्ट भी रहती है। मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई केस स्टडी में डिस्कस करता हूँ तो उससे कुछ टाइम पहले, एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले मैं एक पोस्ट करता हूँ एज अ क्वेश्चन, ताकि बच्चे, जो कई ऐसे हैं बच्चे कुछ खुद ट्राई करते हैं फिर उसके बाद सोल्यूशन मैच करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप एक ट्रैक बनाना चाहते हो अपना अच्छा केस स्टडीज़ का, तो आप पहले पोस्ट में जाओ, पोस्ट में जाके वो क्वेश्चन करिए सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद वीडियो से अपना सोल्यूशन मैच करिए। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर वे, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला जो केस स्टडी है या और केस स्टडीज़ चलते रहेंगे टिल द एग्ज़ाम्स। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है बढ़िया से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।